नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पटले आपके बीच उपस्थित हूँ। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर परिचर्चा निश्चित ही बनती है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। आए दिन ना जाने कितने न्यूज़ पेपरों में अपन या न्यूज़ चैनलों में हम कई बड़ी बड़ी खबरों से रूबरू होते हैं, लेकिन उन खबरों में किसानों की स्थिति और कृषि संबंधित कोई भी बड़ी खबरें नहीं होती और ना ही यह चर्चा का विषय होता है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर निश्चित ही एक लंबी चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा का कुछ विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण से कुछ उपाय निकलने चाहिए। एक बड़े लेवल पे से इस चर्चा को ले जाया जाए तो निश्चित ही किसान वर्ग को कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं किसानों की स्थिति से संबंधित कुछ तथ्य आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। मैं बात करूंगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो किसानों की स्थिति थी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। मैं बात करूं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। जब पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1950 के दशक की बात है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसान वर्ग को काफ़ी ज़्यादा तहज्जुब दिया गया। माना कि उस समय भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ना जाने कितनी ज्वलंत समस्याएं ग्रसित थी, फिर भी इन समस्याओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए। उन्हीं कदमों में थे प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत बनाना, और प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया और ऐसे छोटे ना जाने कितने लघु उद्योगों के बारे में। और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों की सराहना निश्चित ही बनती है। और वही एक ऐसा समय था जो किसानों की मजबूती का गवाही पेश करता है। कालांतर में किसानों की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कुछ प्रमाण हैं, ऐसे कुछ तथ्य है। मैं बात करूं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जिसमें इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन लाई गई और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में किसानों को तहज्जुब ना देते हुए इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए नई नई तकनीकी बुलाई गई, नए नए निवेश किए गए, सरकार की भागीदारी बढ़ती गई। माना कि ज़रूरी था बहुत, क्योंकि हमको अगर से डेवलप होना है तो इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्री आने से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो नए नए उपकरण प्राप्त होंगे जो किसानों के लिए बेनिफिशियल होंगे। पर इस स्थिति में किसानों की स्थिति इतनी डामाडोल हो गई कि किसी ने भी इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। माना कि 1965 के समय हरित क्रांति नामक एक क्रांति लाई गई 1965 के दशक में। कुछ निश्चित तो नहीं पता मेरे को, लेकिन 1965 के समय की बात है। MS स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। यह सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत फलीभूत हुई और किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान निभा गई। 10-15 वर्ष तक किसानों की लागत में इतनी वृद्धि हुई, उपज में इतनी वृद्धि हुई कि किसानों की स्थिति फिर से मजबूत होना शुरू हो गई। पर इस सिविलाइजेशन में केमिकल का इतना उपयोग किया गया उपज बढ़ाने के लिए कि भूमि की उर्वरा शक्ति ही अपने आप नष्ट होने लगी और उपज की दर पुनः कम होने लगी। ग्रीन सिविलाइजेशन के समय पंजाब जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपज प्राप्त की गई, किंतु इसके 10 से 15 साल बाद वही प्रारंभिक स्थिति शुरू हो गई। फिर से वही सूखा जैसी स्थिति बन गई, फसल उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, उत्पादन दर फिर से कम हो गई। इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा ग्रीन सिविलाइजेशन में एक बदलाव किया गया, और वह बदलाव था ग्रीन सिविलाइजेशन में केमिकल के उपयोग की जगह पे, केमिकल खाद के उपयोग की जगह पे जैविक खाद का उपयोग किया जाए। और यह न्यू सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लिए और किसान से जुड़ी उस भूमि के लिए एक कारगर साबित हुई, एक वरदान साबित हुई। और
उत्पादन क्षमता फिर से बढ़ने लगी। समय बीतता गया, मैं 1990 के दशक में आने की कोशिश करूंगा। 1990 का दशक वह दशक था जहां से किसानों के आत्महत्या के सिलसिले शुरू हो गए। क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि किसान वर्ग ने आत्महत्या करने की कोशिश शुरू कर दी, आत्महत्या जैसे बड़े बड़े कदम उठाने लगे। इन कदमों के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, और वो कारण कहीं ना कहीं हमारे समाज द्वारा, हमारी सरकार द्वारा और उनकी आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना बन गया। सरकार द्वारा समय समय पर निरंतर इस चीज़ को रोकने के लिए प्रयास तो किए गए, लेकिन फिर भी आत्महत्या की दरें बढ़ने लगी। बात करूं 1990 के दशक से अभी तक की, तो प्रति वर्ष 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या जैसे कदम को उठाने पर मजबूर है। और इसी का कारण क्या हो सकता है कि वो किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है? तकनीकी सहायता, कम ब्याज दर, लागत में वृद्धि, ऐसे कई प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, समय समय पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल इतना कृषि क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है, फिर भी किसान वर्ग आत्महत्या जैसे कदम को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे के और बहुत सा कारण हो सकते हैं, जैसे कि जमींदारों का, साहूकारों का, जो बीच में बिचौलिए हुआ करते हैं, उन लोगों के कारण भी, जो किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ब्याज दर का एकदम से ही बढ़ना किसान की मृत्यु का कारण हो सकता है। ये भी, वो भी आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए कारण निश्चित ही बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। और सरकार द्वारा इन कारणों पर बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े पेश करता हूं जीडीपी से रिलेटेड। सरकार संचालन में किसानों का योगदान और उनकी क्या भूमिकाएं रहती है, तो उसमें आता है 1950 के दशक की बात करूं मैं, तो 50% जीडीपी में हिस्सेदारी जो हुआ करती थी वो कृषि क्षेत्र की हुआ करती थी उस समय। कालांतर में यह वृद्धि दर कम होती गई, और 2015-16 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह वृद्धि दर लगभग 17% रह गई। 29% हिस्सेदारी 2015-16 की रिपोर्ट सर्वेक्षण के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया की है। इससे ये चीज़ सिद्ध होती है कि अपन ने इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत मजबूती तक पहुंचाया है। काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं इसके पीछे। और सेवा क्षेत्र, जो कि भारत की जीडीपी ग्रोथिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, लगभग 50% की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। तो ये क्षेत्र तो बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं किसानों की सेवा क्षेत्र की बात करूं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर से अन्नदाता अन्न ना उगाए, तो ये जो सेवा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, ये जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इनका इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप हो पाना, सेवा क्षेत्र का संचालन कर पाना असंभव सा है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं मैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग या फिर कच्चे माल की जो प्राप्ति है वो किसानों द्वारा उगाए गए फसलों और उत्पादनों से ही प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी पहली प्राथमिकता किसान वर्ग को डेवलप करने की होनी चाहिए, और जो कि अभी कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में बहुत ही बड़े रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हुई है, जिनके योगदान को सराहनीय माना जा रहा है। अगर से किसान वर्ग ना होता तो हम घर पे रहकर जीवित नहीं रह पाते, खाने के लाले पड़ जाते। हम कोरोना से तो मरते ही मरते, लेकिन भूख से पहले मर जाते। तो ये स्थिति बना देता अगर से किसान ना होता तो। और ये दृष्टिगोचर का एक विषय बन गया है अभी वर्तमान समय में कि किसानों की स्थिति क्या रही थी और क्या है। और अभी जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज निकाला गया था, उसमें किसान वर्गों को के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हिस्सा निकाला गया है उसका। तो कहीं ना कहीं ये किसान वर्ग के आगे की ज़िंदगी को मजबूत करेगा और इसको आगे ले जाने का प्रयास करेगा।
मैं महाराष्ट्र के विषय में एक बात बताना भूल गया। जब मृत्यु किसानों की आत्महत्या शुरू हुई तो उस समय मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा द हिंदू नामक एक प्रसिद्ध लेखक मतलब न्यूज़पेपर का, जिसने सबसे पहले किसानों से संबंधित आत्महत्या के विषय को उजागर किया और एक बड़े पर्दे पर लेके आया। धन्यवाद के पात्र है वह। और इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए बहुत कम है, बहुत ही कम है। हम दिन भर रात भर ना जाने कितने समय, 24 घंटे चर्चा करते रह जाए तो ये विषय कभी समाप्त नहीं होता। इस विषय में बहुत सी चीज़ें हैं, आप सरकारी आंकड़े देख सकते हो इसके, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो मैं इस विषय की कुछ चीज़ों को ऐसे सामने लाने की प्रयास कर रहा था और इस विषय को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप भी थोड़ा इस विषय के ऊपर अपने खुद की विश्लेषण से कुछ प्रयास करें और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें और कुछ सुझाव दें। निश्चित ही आने वाले समय में किसान वर्ग देश का सबसे मजबूत वर्ग बनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।